स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। बीएसएफ के सतर्क जवानों ने सांबा के रामगढ़ सेक्टर में नार्को स्मगलिंग के प्रयास को नाकाम कर दिया है। पाकिस्तान का एक नार्को तस्कर और घुसपैठिया मारा गया है। 24 और 25 जुलाई की मध्य रात्रि में सतर्क बीएसएफ जवानों ने एक पाकिस्तानी तस्कर को उस समय गोली मार दी जब वो रामगढ़ सीमा क्षेत्र से नार्को तस्करी करने की कोशिश कर रहा था। इलाके की शुरुआती तलाशी के दौरान पाकिस्तानी तस्कर का शव लगभग 4 किलोग्राम वजन वाले संदिग्ध नार्को के 4 पैकेट्स के साथ मिला है। क्षेत्र में आगे की तलाशी अभियान जारी है। बीएसएफ को एक बड़ी सफलता हासिल लगी है, खासकर अगर हम बात करें इंटरनेशनल बॉर्डर की। और इस वक्त न्यूज़ 18 पर आप पहली तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सांबा सेक्टर के रामगढ़ जो सब सेक्टर है वहां की तस्वीरें, आप एसएमपुरा पोस्ट की तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ बीएसएफ के जो अलर्ट जवान है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर तैनात है। रात को एक सस्पिशियस मूवमेंट जो है उन जवानों को देखी गई, जिसके बाद बीएसएफ जवानों द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें ये बताया जा रहा है एक पाकिस्तानी जो स्मगलर है, जो घुसपैठ की कोशिश में था, जो नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए अगर हम बात करें तो पाकिस्तान की तरफ से कई हथकंडे जो है वो अपनाए जा रहे हैं। और घुसपैठ की कोशिश जो है बीएसएफ ने नाकाम की और उस स्मगलर के पास में से बीएसएफ को कुछ पैकेट्स जो मिले हैं, जो वो स्मगलिंग करके पाकिस्तान की तरफ से इस पार आने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही बीएसएफ के अलर्ट जवानों को उसकी जानकारी मिलती है और नोटिस में आता है कि वहां पर कुछ हरकत है वहां पे, और बीएसएफ के जवान वैसे ही अलर्ट होते हैं और उसको ललकारते हैं। और उसके बाद जब वो नहीं रुकता तो उसके बाद बीएसएफ जवानों द्वारा फायरिंग की जाती है, जिसमें एक पाकिस्तानी जो घुसपैठिया था, जो स्मगलर था, उसको बीएसएफ ने मार गिराया। और उसके बाद की अगर हम बात करें तो लगातार इस पूरे इलाके में जो है बीएसएफ की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं। और लगातार अगर हम बात करें तो पिछले साल की अगर बात करें तो इसी पोस्ट पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिया को पकड़ा था और उसके बाद उसको वापस किया था। और लगातार ये इलाका जो है वो काफी संवेदनशील है और बीएसएफ की तरफ से जो अलर्टनेस है पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। और बीती रात फिर बीएसएफ को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें बीएसएफ ने एक घुसपैठिया को मार गिराया है, जो कि स्मगलर बताया जा रहा है, और जो कि उसके पास में से कुछ ड्रग्स के जो 4 पैकेट हैं वो भी बीएसएफ ने मौके से बरामद किया। और इस वक्त की अगर हम बात करें, यहाँ की ये बिल्कुल बॉर्डर इलाके की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बीएसएफ की तरफ से पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है। और खासकर अभी तक जो सर्च ऑपरेशन जो बीएसएफ की तरफ से चलाया गया, वहां मौके पे तारबंदी के पास से एक जो घुसपैठिया था, जो घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, जो स्मगलर था, उसको बीएसएफ ने मार गिराया और उसके पास में से कुछ ड्रग्स जो है वो बीएसएफ ने बरामद किया। और अभी की अगर हम बात करें, बीएसएफ के उच्च अधिकारी इस एसएमपुरा पोस्ट पर पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ पुलिस के ऑफिशियल भी यहां पर पहुंच चुके हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और श्याम सुंदर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। श्याम, इस वक्त क्या स्थिति है? क्योंकि आमतौर से पिछले दिनों ये देखा गया कि जब घुसपैठिए कोई कोशिश करता है घुसपैठ करने की, वो अकेला नहीं होता, उसके साथ कई लोग होते हैं, कई ग्रुप में या ग्रुप में कई लोग होते हैं। तो क्या ऐसी कोई स्थिति वहां भी समझ में आ रही है? और दूसरी बात है कि क्या तलाशी अभियान अभी भी जारी है? बिल्कुल विशाल, ठीक जैसे आपने कहा कि रात की बात है जब बीएसएफ को इंटरनेशनल बॉर्डर जो रामगढ़ सेक्टर है वहां एसएमपुरा पोस्ट के अपोजिट जो पाकिस्तान की पोस्ट है उसके बेहद नजदीक तारबंदी की एक बात करें तो तारबंदी के पास बीएसएफ को एक मूवमेंट दिखती है, जिसमें उनको कुछ ग्रुप्स की एक मूवमेंट देखी जाती है, जिसके बाद बीएसएफ जो है वो जवानों को अलर्ट कर देती है। पूरे जवान जो है आईबी पे अलर्ट हो जाते हैं और उसके बाद थोड़ी देर के बाद बीएसएफ की तरफ से पैनी जो नजर है वो रखी जा रही थी तारबंदी के पास, और फिर एक जो व्यक्ति की मूवमेंट है उसके बाद वो देखी गई और उसके बाद बीएसएफ की तरफ से अलर्ट किया गया और साथ में उसको ललकारा गया, लेकिन वो व्यक्ति रुका नहीं, वो सरहद के पास नजदीक आता गया, जिसके बाद बीएसएफ की तरफ से जो है वो फायर किया गया और उस व्यक्ति को जो है वो मार दिया गया। और ये बीएसएफ की तरफ से बताया जा रहा है कि वो एक नार्को स्मगलर था, जो कि ड्रग्स की तस्करी जो है करने का प्रयास किया जा रहा था। और उसके बाद की बात करें तो रात का ये इंसिडेंट था, उसके बाद पूरे में जो है वो सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े स्तर पर लॉन्च कर दिए गए और साथ ही अलर्ट जो है वो घोषित कर दिया गया पूरे सांबा सेक्टर में। और सुबह के करीब जब सर्च ऑपरेशन के दौरान वहां से बीएसएफ को एक जो घुसपैठिया जो था, जो तस्कर था, उसकी डेड बॉडी जो बीएसएफ ने बरामद किया और साथ ही साथ जो ड्रग्स थी वो वहां से बरामद किया और 4 पैकेट जो है वो वहां से बीएसएफ को मिले, जो बीएसएफ की तरफ से बताया गया। और
तो सर्च ऑपरेशन अभी भी बड़े स्तर पर पूरे बॉर्डर इलाके में जो है वो किया जा रहा है और किसी को भी बॉर्डर इलाके में आने जाने की अनुमति नहीं दी जा रही। बीएसएफ की तरफ से यहाँ पे पूरा अगर हम बात करें तो पूरा बॉर्डर इलाका एक छावनी में तब्दील हो चुका है और बीएसएफ के जो ऑफिशियल हैं, उच्च अधिकारी हैं, वो भी मौके का निरीक्षण अभी कर रहे हैं। अभी जो गाड़ियां हैं वो एसएमपुरा पोस्ट से निकल कर तारबंदी के पास जहाँ पे ये पूरी घटना हुई है, जहाँ पूरा इंसिडेंट हुआ, वहां पे अधिकारी पहुंचे हैं और पुलिस की टीम भी जहाँ पे पहुंच चुकी है। पुलिस के अधिकारी जो पहुंच गए और जो एक सेल होता है, क्राइम सेल होता है पुलिस का, वो भी जहाँ पे पहुंच चुका है और तमाम जो सिचुएशन जो है वो उसको उच्च अधिकारी बीएसएफ के जहाँ पहुंच के वो देख रहे हैं उसको कि ये कोशिश जो थी, कितने बजे का इंसिडेंट है, क्या कुछ इसमें मापा गया। और अभी तक अगर हम बात करें तो जो बीएसएफ की तरफ से बताया गया, ये ड्रग्स तस्कर था जो कि ड्रग्स लेके इस पार घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसको बीएसएफ ने मार गिराया। और विशाल, मैं ये भी बताता चलूं कि पिछले साल की अगर हम बात करें तो इसी पोस्ट पे और अरनिया के साथ लगता ये इलाका, और एक ही दिन दो वाकये पेश आए थे। एसएमपुरा जहां आज इंसिडेंट हुआ बीती रात, वहां एक बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी इंट्रूडर को पकड़ा था और उसके साथ ही अरनिया सेक्टर में एक पाकिस्तानी इंट्रूडर को मार गिराया था। तो जिसके बाद बात करने के बाद जो रामगढ़ सेक्टर में जिस इंट्रूडर को पकड़ा गया था, बीएसएफ ने उसको फिर वापस पाकिस्तान जो रेंजर्स हैं उनके हैंडओवर कर दिया गया था। लगातार इस तरह की कोशिशें अगर हम बात करें तो बढ़ती जा रही हैं बॉर्डर इलाके में। और पिछले अगर 1 जून की बात करें तो 1 जून को जो बॉर्डर सांबा सेक्टर है, वहां पर बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को मार गिराया था। और लगातार जो पाकिस्तान, इससे साफ दिखता है कि पाकिस्तान अब जो है वो अपनी स्ट्रेटेजी जो है वो बदल चुका है और वो ड्रग्स की तस्करी करने का ज्यादा प्रयास कर रहा है और जिसको बीएसएफ जो है वो विफल कर रही है। जी विशाल। शाम, इस कोशिश में ये देखा जा रहा है कि पिछले दिनों हमने देखा कई बार इस तरह से एनकाउंटर्स भी हुए और 4-6 जो आतंकवादी थे वो मारे भी गए। तो क्या ऐसा समझा जा रहा है कि ये जो अभी मौसम है, इस मौसम में क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए ज़्यादा सेफ है कि वो किसी तरह से डॉज करके वो इन्फिल्ट्रेट कर जाएंगे? ऐसे में जो सुरक्षा पर तैनात जो जवान हैं, या बीएसएफ हो या दूसरे प्रहरी हों, उनके लिए कितना मुश्किल है इस मौसम में ऐसी टैक्टिक्स का सामना करना? बिल्कुल, बरसात का मौसम रहता है बॉर्डर के पास की अगर हम बात करें तो जिस तरह प्रशासन की तरफ से ये कोशिश रहती है कि जो बॉर्डर के पास तारबंदी के नजदीक जो जमीन है वो आबाद की जाए, तो इसके चलते काफी हलचल बॉर्डर पे रहती है। और साथ में बरसात का मौसम है और विजिबिलिटी भी थोड़ी कम रहती है और लगातार बारिशें हो रही हैं। तो पाकिस्तान जो है वो इस स्ट्रैटेजी में है, जो उस पार घुसपैठिए बैठे हैं या जो तस्कर बैठे हैं, वो इस स्ट्रैटेजी में है कि इन्फिल्ट्रेट किया जाए। लेकिन हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा बल है, वो उतने ही ज्यादा अलर्ट में है, तैनात में है। चाहे हम आईबी की बात करें, इंटरनेशनल बॉर्डर की, या फिर एलओसी की बात करें, और लगातार इस तरह के इंसिडेंट देखे जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे मिलिटेंट्स ग्रुप की बात करते हैं, वो जैसे इन्फिल्ट्रेट करने जाते हैं, उनके पास में से भी भारी मात्रा में अगर गोला बारूद मिलता है तो साथ में ड्रग्स भी जो है वो बरामद की जाती है। तो इसी तरह का जो अभी पाकिस्तान है वो ये कोशिश कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर शांति की तरफ बढ़ रहा है, यहाँ के युवा जो है एक मुख्य धारा में आ रहे हैं, उस चीज को खत्म किया जाए, जम्मू कश्मीर की शांति में खलल डाला जाए और युवाओं को भड़काया जाए। उसी कोशिश में ये जो सुरक्षा बल है, सुरक्षा एजेंसियां, वो लगातार ऐसे इनपुट्स देते रहते हैं कि उस पार जो है वो जो मिलिटेंट्स ग्रुप है वो एक्टिव है, जो तस्कर है वो एक्टिव है और सुरक्षा बल उतने ही चौकसी से जो सीमा पर तैनात है। और लगातार उसी का नतीजा रात को देखा गया कि रात को बीएसएफ अलर्ट थी। बीएसएफ ने जैसे ही बीएसएफ के नोटिस में आया कि कुछ जो गतिविधि है वो बॉर्डर पर देखी जा रही है, उससे तुरंत कार्रवाई करते हुए बीएसएफ की तरफ से फायरिंग की गई और उसमें एक जो घुसपैठिया जो तस्कर था वो मारा गया और उसके पास में से ड्रग्स जो है बड़ी मात्रा में बरामद की गई है। और अभी जो पूरा जो घटनाक्रम है वहां उच्च अधिकारी पहुंचे हैं। तो अब आपको बताते चले, वैसे भी अगर जैसे जब भी जिला प्रशासन सांबा से मीटिंग की जाती है बीएसएफ के ऑफिशियलों की तरफ से, और पिछले दिनों डीसी सांबा का एक निर्देश जहां पे आया था कि जो बॉर्डर इलाके हैं वहां से 1 किलोमीटर तक रात को 10 बजे जो है 144 धारा लगा दी चुकी है, सुबह 6 बजे तक। और उसी चीज को देखते हुए ताकि कोई बॉर्डर पर जो इलीगल गतिविधि जहाँ कोई संदिग्ध गतिविधि देखे जाए उसको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए और लोगों के साथ तालमेल किया जाता है, लोगों के साथ पब्लिक मीटिंग की जाती है, पुलिस की तरफ से की जाती है, बीएसएफ की तरफ से की जाती है, तमाम सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से की जाती है कि अगर आपको बॉर्डर इलाके में कोई भी संदिग्ध तौर पे हरकत देखे तो वो तुरंत पुलिस को सूचित करे, संबंधित एजेंसी को सूचित करे। शुक्रिया श्याम आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे कुछ इसमें और डेवलपमेंट होती है तो अपडेट के लिए आपके पास फिर हम आएंगे।
और इसके साथ ही हम बढ़ेंगे कुछ एक और खबर की तरफ। दूसरी अहम खबर यह है कि श्री अमरनाथ जी यात्रियों के 23वें जत्थे में 3025 यात्री शामिल हैं, जो आज सुबह पवित्र गुफा की तीर्थ यात्रा के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यात्री निवास जम्मू से रवाना हुए। इन यात्रियों में बालतल मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 1160 यात्री और पहलगाम मार्ग से यात्रा के लिए रवाना होने वाले 1865 यात्री शामिल हैं। ये सभी 119 वाहनों में सवार थे। इस बीच कल यात्रा के 24वें दिन बालतल और नुनवन पहलगाम के जुड़वा ट्रैकों से 13,249 यात्रियों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इनमें 10,457 पुरुष और 2,584 महिलाएं, 92 बच्चे, 109 साधु और 7 साध्वियां शामिल थीं। इसके साथ ही पिछले 24 दिनों के दौरान कुल 3,40,129 तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हमारे सहयोगी समीर, ज्यादा जानकारी के साथ। समीर, क्या अपडेट है और किस तरह का जोशो खरोश है और क्या संख्या जो है बिल्कुल उसी तरह से लगातार जारी है हर दिन हर जत्थे में, जैसा शुरू से देखने को मिल रहा है, और मौसम का कितना असर पड़ रहा है इस पर या नहीं पड़ रहा है? देखिए विशाल, अगर हम यात्रा की बात करें तो बहुत ही खुश उसलूबी से यात्रा चल रही है। देखिए कल 13,000 लोगों ने यात्रा की कल दिन भर, जो कि पिछला जो परसों की जो तादाद है उससे ज्यादा है। इसका मतलब है कि यात्रा में कोई खास कमी नहीं आई। हालांकि अब तकरीबन 24 दिन हो गए हैं, आज 23वां जत्था निकला है यहाँ से, लेकिन यात्रियों के जोश और जज्बे में कोई भी कमी नहीं आई और वो इस चीज की अक्कासी करती है कि यात्रियों कल 13,000 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जो पिछले दिन से ज्यादा है। अगर हम टोटल यात्रियों की बात करें तो 3,40,000 से ज्यादा यात्रियों ने अभी तक दर्शन कर लिए हैं। और अब जो पिछला रिकॉर्ड है, जो पिछले साल का रिकॉर्ड है, उससे मात्र अब 23,000 कम है, क्योंकि पिछले साल जो है 3,65,000 लोगों ने यात्रा की थी, तो उससे अब मात्र हम ये कह सकते हैं कि 23,000 कम है, तो जो अगले 2-3 दिन में बीट हो जाएगा। तो इसका मतलब है इस साल की जो यात्रा है, हो सकता है कि जो इस तरह जो अभी तक के जो ट्रेंड चल रहा है और जिस तरह की यात्रा अच्छी सौहार्दपूर्ण तरह से चल रही है, तो लगता है कि 5 लाख से ज्यादा यात्री इस बार दर्शन कर सकते हैं। हालांकि अभी मौसम की मौसम अच्छा रहा। हमें मैं आपको जम्मू में कहूँ तो जम्मू में मौसम अभी बहुत बादल है, बारिश यहाँ पे तो जम्मू में नहीं है, लेकिन ट्रैक पे अगर बारिश होती है तो उसके बाद यात्रा को बंद किया जाता है। लेकिन फिलहाल यात्रा ठीक तरह से दोनों ट्रैक से चल रही है। और जहाँ तक फैसिलिटीज की बात है, देखिए हमने कल भी दिखाया था कि न सिर्फ गवर्नमेंट एजेंसी बल्कि इसमें जो लोकल लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के इस यात्रा को सपोर्ट कर रहे हैं। कल हमने देखा कि मुस्लिम समाज के, सिख समाज के लोगों ने लंगर लगाए थे जगह जगह पे जम्मू में, जो इस बात की अक्कासी करता है कि ये जो यात्रा है ये सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं कर रही है, उसका संचालन गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बल्कि इसमें जो प्राइवेट लोग हैं, जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन, धार्मिक संस्थान और मुख्तलिफ मजहबों के लोग हैं वो कर रहे हैं। तो यात्रा अच्छी तरह से चल रही है। और वो पहले भी सरकार ने दावा किया था कि इस बार एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी जम्मू कश्मीर में। और जिस तरह से हमने लोगों से बात की तो जहाँ जहाँ जो लोग जा रहे थे और जो आ रहे थे, जो दर्शन करने के बाद वापस आ रहे हैं, वो भी यही कह रहे हैं कि उनको घर जैसा माहौल लग रहा है, कहीं पे कोई इश्यू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी उनको। और हर तरफ से उनको जो है कोऑपरेशन मिला, सपोर्ट मिला लोगों का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, आम लोगों का, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं। देखिए 109 डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट के, उनके ऑफिशियल लगे हुए हैं जगह जगह पे, और यात्रियों की सुरक्षा, यात्रियों को। समीर, एक सवाल यहाँ करना चाहूंगा कि जब जम्मू यात्री निवास से ये काफिला जब निकलता है, ये जत्था निकलता है, चाहे वो पहलगाम के रास्ते या बालतल के रास्ते, तो अमरनाथ मतलब बाबा बर्फानी के दर्शन से पहले तक जो पूरे रास्ते भर जब इनके खाने पीने का समय होता है, तो वो जहां भी ये कुछ खाना पीना इनके लिए उसका जो व्यवस्था की गई है, क्या वो तमाम व्यवस्था सरकारी है या फिर ये कि जो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं जहां कहीं भी वो भी अपने अपने स्टॉल लगा रहे हैं या एनजीओज भी अपने स्टॉल लगा रहे हैं, और ये आजादी है यात्री को कि वो कहीं से भी खाना लेकर खा सकते हैं? देखिए एक प्रोटोकॉल है। अगर आप ट्रैक की बात करें, जो नेशनल हाईवे की बात करें, तो नेशनल हाईवे में आपको जगह जगह पे वहीं पे ठहराया जाएगा जहाँ पे सरकार अनुमति देती है, जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था है, जहाँ पे
कि देखिए यात्रियों के साथ एक बहुत बड़ा कॉन्वॉय जाता है सुरक्षा बलों का, और सुरक्षा बलों की उस घेरे में ही जहाँ पे अगर लगभग प्राइवेट वालों ने लगाया है तो वो वहाँ पे जा सकते हैं और खा सकते हैं, लेकिन वो सुरक्षा के घेरे में रहेंगे। और उसके बाद जो मेन है वो उधमपुर में है, जो उनका हल्का फुल्का पानी चाय वाय का है, लेकिन जो नाश्ता जो लंच है वो उनका चंद्रकोट में होता है। चंद्रकोट में जो यात्री निवास है वहां पे होता है, और वो भी सुरक्षा के घेरे में होता है। और जब वो ट्रैक के पास जाते हैं तो अगर कहीं पे रुकना है, कहीं पे किसी को कोई नाश्ता करनी, कोई चीज खानी है, तो वो सुरक्षा के घेरे में होगा, और उसमें प्रोटोकॉल के तहत ही सब कुछ होता है। देखिए ये बहुत जो यहाँ से निकलते हैं तो उनको जो नियम होते हैं, जो एक रूल बने हैं यात्रियों के लिए, उस नियम का पालन तब तक करना पड़ता है जब तक कि वो वापस नहीं आते हैं। दर्शन करने के बाद जब वो वापस आएंगे, रेलवे स्टेशन तक पहुंचेंगे, तब तक सुरक्षा बलों के घेरे में रहते हैं। उनके जो डायरेक्शन है उसके हिसाब से उनको काम का चलना पड़ता है। तो ये एक पहले से ही मापदंड बनाए हुए हैं। जगह जगह पे जो धार्मिक संस्थाओं ने और लोगों ने जो लगाए लंगर लगाए हैं, उनका भी वो प्रसाद लेते हैं, उसको वहाँ पे भी वो लोग भोजन करते हैं या कोई भी करते हैं, लेकिन वो भी सुरक्षा के घेरे में होता है। और जब अनुमति मिलती है तब वो होता है। और गवर्नमेंट ने जो अरेंजमेंट किए हैं, जो व्यवस्था की है, वहां पे भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सभी तमाम जानकारी के लिए, और इसी तरह से यात्रा सुरक्षित चलती रहे, यही सबकी कामना रहेगी। और फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद कुछ और अहम खबरें। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLS पर। आप देख रहे हैं आज का एजेंडा। सुक्खू कैबिनेट की आज अहम बैठक है। भारी बारिश से मची तबाही पर होगी चर्चा। जी हां, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहे हैं। राज्य की वित्तीय स्थिति पर भी मंथन हो सकता है। रिक्त पद भरने को लेकर कैबिनेट दे सकती है मंजूरी। तो ये आज एक अहम खबर है हिमाचल प्रदेश के लिए। सुखविंदर सिंह सुक्खू की जो कैबिनेट है, सुक्खू सरकार की जो कैबिनेट है, उसकी आज अहम बैठक है। और इस बैठक में खासतौर से जो मौजूदा स्थिति है बारिश और बाढ़ को लेकर, तो भारी बारिश से मची तबाही पर चर्चा हो सकती है। राज्य की वित्तीय जो स्थिति है उस पर भी चिंतन मंथन होगा। साथ ही साथ रिक्त पदों को भरने की कैबिनेट मंजूरी दे सकती है। इसके साथ भी बहुत सारे ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिस पर ये कैबिनेट की बैठक में आज निर्णय हो सकता है, कुछ विचार हो सकता है, मंथन हो सकता है, या फैसला भी लिया जा सकता है। तो हिमाचल प्रदेश के लिए आज एक अच्छी खबर की उम्मीद की जा सकती है कि अगर ये रिक्त पदों को भरने पर कोई विचार हो या कुछ फैसला हो। राजेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। राजेंद्र, कैबिनेट की इस मीटिंग को आज कितनी प्रमुखता से देखा जाए, कितना अहम है कि आज का ये जो आज की बैठक होने वाली कितनी अहम है? विशाल, काफी अहम आज की बैठक होने वाली है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के कारण जो आपदा आई थी उसके बाद ये पहली बैठक होने जा रही है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि आपदा के दौरान नुकसान का आकलन इस बैठक में होगा। इसके अलावा स्थिति का जायजा भी बैठक में लिया जाएगा, क्योंकि तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद रहेंगे और अपने अपने क्षेत्रों का जिक्र जरूर कैबिनेट की बैठक में कर सकते हैं कि कहाँ कितना नुकसान हुआ है, और जो पुनर्वास कार्य किए जाने हैं, मुरम्मत के कार्य किए जाने हैं, सड़कों को ठीक करने के हो, चाहे बिजली सप्लाई ठीक करने को या फिर पानी सप्लाई ठीक करने के लिए हो, उन मुरम्मत कार्यों के ऊपर भी कैबिनेट की बैठक में चर्चा हो सकती है। और कई विषय इस बैठक में ध्यान में आ सकते हैं कि कहाँ मुआवजा राशि अधिक देने की जरूरत है, या फिर किस क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य पिछड़े हुए हैं। तो तमाम इस जो आपदा हिमाचल प्रदेश में आई है उसको लेकर इस चर्चा इस कैबिनेट बैठक में हो सकती है। इसके अलावा कई और अहम विषय भी हो सकते हैं, क्योंकि काफी समय के बाद ये बैठक हो रही है। तो ऐसे में उम्मीद लगाई जा रही है कि विभिन्न विभागों में जो भर्तियां रुकी हुई हैं, रिजल्ट्स रुके हुए हैं, या रिजल्ट निकलने के बाद नियुक्तियों की जो प्रोसेस है वो थमी हुई है, उसको लेकर बैठक में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा अनेक विषय हैं। विधानसभा सत्र भी अब शुरू होना है हिमाचल प्रदेश विधानसभा का, तो विधानसभा सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। हालांकि काफी जल्दी हम कह सकते हैं अभी ये, क्योंकि जो उम्मीद लगाई जा रही है वो यही है कि 25 अगस्त के बाद हिमाचल विधानसभा का विधानसभा सत्र शुरू हो सकता है। तो उसको लेकर भी हल्की फुल्की चर्चा आज की कैबिनेट बैठक में हो सकती है। इसके अलावा
जो कोविड राहत कोष बनाया गया था पूर्व सरकार के समय, उसको आपदा राहत कोष या फिर मुख्यमंत्री राहत कोष में कन्वर्ट करने को लेकर क्या संभावना है, उसको लेकर भी चर्चा हो सकती है। तो तमाम इश्यूज हैं जिनको लेकर आज बैठक में चर्चा हो सकती है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो परोक्ष रूप से लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी हल्की फुल्की चर्चा हो सकती है चारों संसदीय क्षेत्रों की, क्योंकि तमाम कैबिनेट मंत्री बैठक में मौजूद होंगे। तो राजेंद्र, ये रिक्त पदों को जो मंजूरी मिलनी है भर्ती के लिए, वो कितना अहम है और उस पर क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पर अब मंथन का समय आ गया है? शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, चाहे वो टीचिंग स्टाफ के हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, स्कूल लेक्चरर के बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। इसके अलावा स्कूल लेक्चरर्स के अलावा टीजीटी, पीजीटी, तमाम टीचर्स के पद रिक्त हैं और उनको लेकर हाईकोर्ट में भी प्रदेश सरकार कई बार आश्वासन दे चुकी है। और ऐसे में अब उम्मीद की जा रही है कि शिक्षा विभाग में भर्तियों की प्रोसेस जल्द शुरू होगी। इसके अलावा ईटीटी को लेकर जो उम्मीद लगाई जा रही थी, डाइट में हिमाचल प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया था कि डाइट में 2 साल का ईटीटी कोर्स शुरू करेंगे, तो वो कोर्स शुरू करने के लिए भी अनुमति आज कैबिनेट की तरफ से दी जा सकती है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं, खासकर विशेषज्ञ डॉक्टर्स के और पैरामेडिकल स्टाफ के, उनको लेकर आज मंजूरी दी जा सकती है कैबिनेट की तरफ से। कई विभाग ऐसे हैं जो कर्मचारियों के और अधिकारियों की कमी से जूझ रहे हैं, तो ऐसे में आज उम्मीद लगाई जा रही है कि कैबिनेट की तरफ से मंजूरी इन तमाम विभागों में दी जा सकती है। इसके अलावा जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो आज काफी अहम होगी ये बैठक और इस पर नजर रहेगी कि सुखदेव सिंह सुक्खू की जो कैबिनेट है उसकी बैठक में आज क्या फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ बिंदुओं पर विचार किया जा सकता है। अगली खबर है कुल्लू जिला की गड़सा घाटी में फटा बादल। बीती रात 5 नाले में बादल फटने की खबर है। बादल फटने से भारी नुकसान की भी बात सामने आ रही है। गड़सा के आसपास 2-3 मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। गड़सा खड्ड किनारे लोगों की जमीनों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, काफी परेशान कर सकती तस्वीर। और आप देखिए कितना जो फ्लो है, जो इसमें धार है, इससे यह अंदाजा लग सकता है कि कितनी ज्यादा इससे नुकसान कितना ज्यादा हुआ होगा। कुल्लू जिला के गड़सा घाटी में बादल फटा है। बीती रात पंचा नाले में बादल फटा। बादल फटने से भारी नुकसान। गड़सा के आसपास 2 से 3 मकानों को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, ऐसी खबर आ रही है। गड़सा खड्ड किनारे लोगों की जमीनों को भी नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ ही आज का एजेंडा में फिलहाल इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 जे के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।